So you people will only talk when I allow you to, because important concepts में है तो बीच में interrupt ना कर दीजिएगा. Let's begin. And also do not leave the class. You know what will happen. Okay, so अब तक हमने क्या देखा? We have studied the photosynthesis, isn't it? Photosynthesis में हमने देखा कि CO2 को हमने फिक्स करा है, जिससे हमने ग्लूकोज को बनाया है या कार्बोहाइड्रेट को बनाया है. अब इस ग्लूकोज को ही हम यूज करेंगे एंड इसी से भी हम एटीपी को बना सकते हैं, या फिर अल्टीमेट हमारा जो भी खाना हम खाते हैं, खाना खाने की वजह क्या है, चाहे वो हम प्लांट्स की बात कर ले, एनिमल्स की बात करें, खाना खाने की वजह क्या है? टू गेट एनर्जी. खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? आप एनर्जी नहीं पाओगे, एक्सरसाइज, काम कुछ भी नहीं कर पाओगे. तो अल्टीमेट गोल इज एनर्जी ओनली फाइनली. तो रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा कि इस ग्लूकोज का हो जाएगा ब्रेक डाउन. ये जो भी हमने ग्लूकोज बनाया है प्लांट में फोटोसिंथेसिस में, इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम टू फॉर्म एनर्जी. बट ये ब्रेक डाउन करने के ना बहुत सारे तरीके हैं. कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं कि ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो. बट देखते हैं व्हाट हैपेंस. तो सबसे पहली बात हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम इस वर्ड को यूज कर लेते हैं ब्रीदिंग. बट बच्चा जी, आपने ब्रीदिंग भी पढ़ा होगा एनिमल फिजियो में. ब्रीदिंग ऐसा टर्म है जो जनरली हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, जहां पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. प्लांट्स में ऑर्गन्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं. प्लांट्स में नोज है, लंग्स है, नहीं है ना. दे डू नॉट हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो इसलिए ज्यादातर हम यहाँ पे रेस्पिरेशन टर्म को यूज करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन टर्म अप्लाई होता है जब हम एक सेल के अंदर ग्लूकोज को हम ब्रेक कर रहे हैं. जब सेल के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, जब ये सारा मेटाबॉलिज्म जो होता है, इस सारे जो रिएक्शन जो होती है, ये सारे रिएक्शन को हम एक साथ कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे एनर्जी निकलती है. अल्टीमेटली जिससे एनर्जी निकलती है. और ब्रीदिंग जनरली जब हम एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जैसे प्राणायाम अगर कोई करता होगा, तो दैट इज अ टेक्निकल ब्रीदिंग जो हम एनिमल्स ज्यादातर करते हैं. ठीक है. Now there is a 22 strength. I'm recording this. You will not leave the class until I say. ठीक है. So let's begin कि हम रेस्पिरेशन के दौरान किस चीज को यूज करेंगे. अब जो कि हमको ये पता है कि रेस्पिरेशन एक रिएक्शन है, तो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स का तो होना जरूरी है. सो अब फटाफट आप लोग मुझे बताओगे कि ऐसा क्या चीज है जो आप ज्यादा खाते हो. आपके गोलगप्पे, छोले भटूरे, ये सब छोड़ के नॉर्मल डाइट में क्या होता है आपका? रोटी सब्जी होती है. सही बात, रोटी सब्जी होती है, चावल होगा, दाल होगी, सही ना. तो इन सारों में अल्टीमेटली है क्या? वी हैव व्हाट? वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव प्रोटीन्स, फैट्स. गोलगप्पे में क्या होगा? एनीवन? किसी बंदे ने ना बहुत सही आंसर दिया था कि गोलगप्पा या पानी पूरी जिसको आप कहते हो, व्हाट डू यू फाइंड? कौन सा वाला चीजें आपको ज्यादा मिलेगी उसमें? खाते तो सब हो. फैट फैट फैट. पता है एक बच्चे ने क्या आंसर किया? मैम उसमें पानी होता है. मतलब वाह, सही बात. पानी की बिना तो गोलगप्पा बनेगा ही नहीं ना. कितनी अच्छी आंसर दे दी. तो चलो, ये बच्चे होशियार है कि सही से बोल रहे हो, फैट है. यस. सो क्या आपको ये भी एक बात पता है कि अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट भी कहीं ना कहीं जाके ज्यादा बन गए तो फैट में ही डिपॉजिट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट, अगर मुझे 2 रोटी की मेरी बॉडी को जरूरत हो यार, अगर मैंने 3 रोटियां खा ली, तो रोटी इज व्हाट? व्हीट इज कार्बोहाइड्रेट, योर राइस इज कार्बोहाइड्रेट, दाल जो होगी वो आ जाएगी तुम्हारा प्रोटीन. स्प्राउट्स को क्या कहते हैं बच्चा जी हिंदी में? कोई बता दो यार. अंकुरन. हाँ, अंकुरित होते हैं ना. दो स्प्राउट्स विल आल्सो हैव प्रोटीन्स. जो आप भटूरे खाओगे ना, उसमें आएगा आपका फैट्स. पूरी खाओगे, भटूरे खाओगे, पराठा खाओगे, है ना. अलग अलग चीजें खाते हो, अलग अलग चीजें से अल्टीमेटली हमको एनर्जी ही मिलती है. तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में फर्क ये है. रेस्पिरेशन जब सेल के अंदर ये चीजें जब हम खाते हुए डाइजेस्ट करेंगे, पहले बात तो डाइजेशन को याद करना पड़ेगा. डाइजेशन के बाद फिर जब ये सेल के पास जाएगा, सेल में जब इसको फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, तब हम उसको कहेंगे रेस्पिरेशन का हुआ है, एंड उससे एनर्जी हमको मिलने वाली है. अलग अलग चीजें हैं. इस क्लास में, फिर इस चैप्टर में हम जनरली कार्बोहाइड्रेट्स का ही रेस्पिरेशन या ब्रेक डाउन देखते हैं. व्हाई? बिकॉज इट इज द मेन डाइट. मेन जो चीज हमारी डाइट में होती है वो ये होती है. इसी से हम ज्यादा एनर्जी को पाते हैं, इसलिए इसी का ब्रेकडाउन को हम ज्यादा सीखते हैं. देन रेस्पिरेशन इज एम्फिबोलिक एंड एक्सोजेनिक. मतलब क्या? एक्सोजेनिक मतलब
एटीपी निकालने वाला या एनर्जी को फॉर्म करने वाला प्रोसेस। एंड एम्फीबोलिक मतलब जहां पे कैटा और एना दोनों भी प्रोसेस होती है, मतलब कुछ चीज का बनना होता है, कुछ चीज का बिगड़ना होता है। So some products are formed, some products are broken down, इसलिए हम इसको एम्फीबोलिक वाला कहेंगे। ओके तो और एक चीज हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन बिफोर वी सी इन प्लांट्स, प्लांट्स एरोबिक है ना, ऑफ कोर्स एरोबिक में हमको एरोबिक वाला ही रेस्पिरेशन पढ़ना है। Yes, ma'am. अपार्ट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास और एक टाइप है एनारोबिक, उसको हम देखेंगे। बट एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली इन्वॉल्व्स व्हाट, जहां पे कंप्लीट, यहाँ पे जहां पे भी मैं ऐसा मार्क लगाते हूँ इट मींस कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना, जो भी हमने खाया है उस चीज का कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्जन होना इज कॉल्ड एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जहां पे एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी को निकाला जाएगा, इज कॉल्ड एरोबिक टाइप का रिएक्शन। देखो ग्लूकोज है, देन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बन रहा है CO2 एंड वाटर। यही CO2 हमने क्या किया था, इसी CO2 को फोटोसिंथेसिस में हमने यूज किया या इसको हमने फिक्स किया। अब इसी CO2 को हम रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या ऐसा हो सकता है कि रेस्पिरेशन में ही जो प्लांट का सेल है जिसने CO2 बाहर निकाला, वही सेल मेसोफिल ने पकड़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड को और बना दिया फूड? डज इट हैपन लाइक दैट? एनीबॉडी? No, ma'am. नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से निकलेगा उसको एटमॉस्फेयर में जाना जरूरी है, एंड ये भी कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है उसको भी एटमॉस्फेयर से लेना ही जरूरी है। तो ऐसा ना सोचिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि अच्छा रेस्पिरेशन से CO2 निकल रहा है तो आजू बाजू के सेल में ही इसने CO2 निकल लिया, अच्छा ला CO2 ले ले, मुझे एजोफिल सेल में डाल देंगे एंड बना देंगे ग्लूकोज। ऐसा हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा कि CO2 एंड O2 दोनों के दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे, करेक्ट। एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि रिएक्शन कहीं आगे बढ़ेगी ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर का इंटरकन्वर्जन होना जरूरी है। सो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि CO2 यहाँ पे निकल रहा है मतलब वो जाके फोटोसिंथेसिस में घुस रहा है, नो, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फाइन। सो देखो क्या क्या Yes, चीजें ma'am. एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। सबसे पहले पहला स्टेप आएगा ग्लाइकोलाइसिस, जहां पे हम इनिशियल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। फिर आएगा क्रेब्स साइकिल, जो सेकेंड वाला रिएक्शन है, जहां पे ऑक्सीजन का अभी तक यूज नहीं करा जाएगा बट एटीपी को हम फॉर्म करेंगे एंड पायरुविक एसिड को डिकार्बोक्सिलेट करेंगे, एंड लास्टली थर्ड स्टेप में हमारा ऑक्सीजन एंड एटीपी बनेगा। तो अब मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछना चाहिए कि अगर अल्टीमेटली ग्लूकोज से एनर्जी ही बनानी है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो डायरेक्टली क्यों नहीं बनता? ये बीच में ग्लाइकोलाइसिस को डाला है, क्रेब्स साइकिल को डाला है, ETS को डाला है, क्यों? why not glucose is directly broken down and ATP बना दो? तो देयर इज अ रीजन बच्चा, ग्लूकोज को आप डायरेक्टली ब्रेक डाउन करके एटीपी बना दोगे तो बहुत कम एनर्जी मिलती है, 2 मॉलिक्यूल का ही एनर्जी मिलेगा आपको। बट व्हेन यू फॉलो द ग्लूकोज इनटू द वेरियस स्टेप्स, जब आप ग्लूकोज को स्लोली ब्रेक डाउन करोगे, स्लोली एंड स्टेप वाइज कंप्लीटली उसको ब्रेक डाउन करोगे, जहां तक वहां से पूरे इलेक्ट्रॉन्स निकलते नहीं है एंड एटीपी बनता नहीं है, उससे आपको करीब करीब 36 एटीपी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो एटीपी का मिल रहा है। तो रीजन है कि एक ही स्टेप में ना करने का रीजन यही है ताकि हमको ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन या यील्ड मिल सके। पिंकी सैनी लेफ्ट, वाई? ओ हाँ हाँ, यस शिवम, ग्रुप 11 का बैच का क्लास है ये, तो ग्रुप 11 पे मैं नोट्स डाल दूंगी। फाइन, तो ये बात हो गई एरोबिक की। एनारोबिक में क्या होगा? एनारोबिक में होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस वाली ही स्टेप होती है। आपने शायद ये सभी ने क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा, आगे का क्रेब्स साइकिल एंड ETS नहीं होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में कुछ करीब करीब 2 ही एटीपी बनते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि ये वाला रेस्पिरेशन इनऑर्गेनिक है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पे कंप्लीटली ग्लूकोज को हम तोड़ मरोड़ के एटीपी निकाल नहीं पाते, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एनारोबिक। और दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत
नहीं है। बट फिर भी मेरा ये क्वेश्चन है कि एनिमल्स में, प्लांट्स में तो ये होगा ही नहीं, प्लांट में तो ये होगा ही नहीं, तो करेगा कौन? देयर आर सम बैक्टीरिया, देन देयर आर सम फंगाई लाइक ईस्ट जो ये करते हैं, एंड एक ह्यूमन सेल भी है। क्या आपको बता सकता है कि कौन सा ह्यूमन सेल है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा? मसल सेल्स। वेरी गुड गणेश। शिवानी, बहुत बार क्लास को छोड़ रहे हो आप। हाँ बोलो। गणेश ने आंसर सही दिया है। एनीबॉडी सेड मैम? सो मसल सेल इज द राइट आंसर। मुकेश, दिस इज द 14th चैप्टर रेस्पिरेशन। मैम पर कैसे क्या बोला? कैसे करे मसल सेल? हाँ, उसको पढ़ेंगे एनारोबिक बताऊं? रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगी। मैम हम अगर आपके पास नॉलेज है तो बोलो। मैम मुझे ये पूछना था मैम, जो ब्लड सेल्स होते हैं मैम, आरबीसी सेल मैम, उसमें भी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट वो साइटोप्लाज्म होता है। तो नहीं, उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा। आरबीसी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस तक ही कर सकता है, आगे वो प्रोसेस नहीं करेगा। तो एटलीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन में आगे हमको कहीं ना कहीं इथेनॉल मिल सकता है, कहीं कहीं लैक्टिक एसिड भी मिलता लैक्टिक है, एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो मिलते हैं। आइदर यू गेट अल्कोहल और यू गेट ऑर्गेनिक एसिड। बट आरबीसी में ये नहीं बनेगा, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस तक बन के छोड़ दिया जाएगा। ओके ओके मैम। हाँ, एनीबॉडी वांट्स टू टेल कि हाउ इट हैपेंस इन मसल सेल? यस मैम। बताओ, सबको बताना है, सब लोग ध्यान से सुनोगे। मैं भी बताऊंगी इसको, बट लेट अस गिव अ चांस ना। कोई बच्चा बताना चाह रहा है? यस बच्चा। जब हम मैराथन वगैरह में अगर हम भागते हैं तो उसमें हम उतनी स्पीड से ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाते हैं, जिसके Yeah. कारण हमारे जो मसल सेल्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो बिना ऑक्सीजन के होता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हमारी बॉडी में क्रैम्प्स हो जाते हैं। Awesome, awesome, awesome. That is very true, 100%. यस मंजू जी, करेक्ट बात। जिसको भी नहीं समझा मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि इन्होंने क्या कहा कि जब हम तेजी से एक्सरसाइज करते हैं, फिर ऐसा कोई काम करते हैं, व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू पुट, तो हमारे नॉर्मल सेल्स तो ग्लाइकोलाइसिस करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन मिलता है। बट जब मसल सेल को आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवा रहे हो, बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो, तो एक टाइम के बाद उनको इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, इतने नॉर्मल लेवल से थोड़ा आगे चल रहा है वो, तो उतनी ऑक्सीजन ब्लड हमारा सप्लाई नहीं कर पाता है। तो अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मसल सेल एनारोबिक में टर्न हो जाती है एंड ग्लूकोज को तोड़ने लगती है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड जब जमता है तो आपके मसल्स वगैरह पेन करते हैं ना बहुत। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली होगी, दौड़ लगा दिया होगा, जिम शिम बना लिया होगा, सिक्स पैक्स वगैरह, कुछ बच्चा था कल बता रहा था मैम जब मैं सिक्स पैक करता तो ऐसा होता है। ऐसा होता है बिकॉज लैक्टिक एसिड जम जाता है। ये एक बाय प्रोडक्ट है, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन। तो दो चीज बनेगी एनारोबिक फर्मेंटेशन से, एक तो अल्कोहल बन सकता है या लैक्टिक एसिड। ठीक है, देखेंगे हम आज की क्लास में तो सिर्फ एरोबिक को पढ़ रहे हैं हम, एनारोबिक को हम आगे देखेंगे। ये चीज फिर आप सबको पता है ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होना, ऑक्सीजन का ना होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ऑलमोस्ट 36 to 38 एटीपीज, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 एटीपी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही चलेगा। ग्रेट, देन यू कैन सी कि यहाँ पे कहाँ पे इनका जो ये है लोकेशन, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है? पीके में होती है। आपको किसी को पता है क्या पीके कौन है? आमिर खान वाला पीके नहीं। एनीबॉडी नोस? पीके स्टैंड्स फॉर प्रोकैरियोट बच्चा, दिस इज प्रोकैरियोट। हाँ, एंड ई के मतलब क्या फिर? यूकैरियोट्स। तो बहुत इजी है ना याद रखने में पीके और ई के। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन पीके करेगा। पहली बार मैंने सुना। तो ये याद रखने के लिए, तो पीके क्या करेगा? सिर्फ एनारोबिक करेगा। तो पीके में सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, सो इट इज ऑब्वियस दैट कि ग्लाइकोलाइसिस जो चलेगा इट इज गोइंग टू हैपन इन साइटोप्लाज्म। ग्रेट, देन यू हैव सम एग्जांपल। ये देखो बैक्टीरिया है, वर्म्स है, ईस्ट, मसल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपका theoretical क्वेश्चन में भी आ सकता है एज अ 3 mark क्वेश्चन दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। आया भी है प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस में, एंड नीट में तो वैसा
ओनली एक ही पॉइंट आ सकता है कि कितनी एनर्जी बनती है एरोबिक एंड एनारोबिक में, तो इस वाले पॉइंट को उठाया जा सकता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गुड टू गो? यस मैम। यस मैम। ओके, अब Yes, जैसे ma'am. मैंने पहले कहा था कि ब्रीदिंग को हम टर्म को इस तरह पे अप्लाई नहीं करते प्लांट्स में, क्यों नहीं अप्लाई करते? तो इसका रीजन देखो इस स्लाइड में दिया है कि दे हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। जैसे वी हैव नोज, वी हैव लंग्स, करेक्ट? सो जहां से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, एंड साथ में लंग्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। तो वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, करेक्ट? But Yes, ऐसे systems plants में नहीं है. Plants do not have circulatory system. They do not have respiratory system. Why? The very first reason is because each plant का part जो है वो gaseous exchange कर सकता है, चाहे वो stem हो, leaf हो, क्योंकि हर एक surface के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा होता है। Anybody knows what is lenticels? कहीं तो पढ़ा होगा मैम, एनाटॉमी में शायद पढ़ा था हमने लेंटिसल्स के बारे में। कौन ऐसा होशियार है जो मुझे बताएगा लेंटिस? स्टेम में होता है मैम। स्टेम में नहीं, थोड़ा और करेक्ट कीजिएगा। यू आर वेरी नियर बट नॉट अप्रोप्रिएट। कैन यू प्लीज रिकरेक्ट योर आंसर? वेरी नियर। मैम रूट्स में होता है। हे भगवान, स्टेम का, रूट्स का, बच्चा जी जिससे हम मैम लोग जो फ्लावर को जिससे हम मैम, पकड़ते हैं। पढ़ो, जिसे मैंने तना क्या लिखा कहते है, हैं, पढ़ो। तना। रीड व्हाट आई हैव रिटन। मैम स्टेम में जो पोर्स प्रेजेंट होता है स्टोमेटा के टाइप के जो एक्सचेंज के लिए होते नहीं, मैं घर पे आके पकड़ पकड़ के सबको ये करूंगी, फिर बुक से पढ़ने लगाऊंगी। लेंटिसल्स आर द स्मॉल पोर्स व्हिच आर फाउंड इन द बार्क्स, बच्चा जी, वुड। बार्क्स को क्या बोलते हैं? मैम पेड़ की छाल। हाँ, छाल में होते हैं ये। क्यों होता है? यू शुड थिंक, पीपल थिंक, यू शुड ऑलवेज थिंक, बायोलॉजी ऑल ऑफ क्यूरियोसिटी, कि ऐसा क्यों स्टोमेटा हो जाएगा लीफ में, स्टेम में, देन व्हाई स्टोमेटा नॉट प्रेजेंट इन बार्क? व्हाई? क्योंकि प्लांट्स में जो बार्क होता है, इट्स सेकेंडरी ग्रोथ, थिक होता है, बहुत बहुत मोटा मोटा होता है, तो स्टोमेटा को हम वहां पे रख नहीं पाते हैं, छोटा सा पोर है वो। तो वहां पे देखो डायग्राम, अब देखो, दिस इज बार्क, यू कैन सी द स्मॉल पोर्स। सो ये पोर्स क्या करेगा, दिस इज कॉल्ड एज लेंटिसल्स, जो जनरली स्क्लेरेन्काइमा होता है ना, बार्क इज फॉर्म्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। अब ये ना बोला कि मैम आप कहाँ एनाटॉमी में फिर से घुस रहे हो, तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू, तो उसमें ma'am. स्टोमेटा नहीं हो सकता, प्रिटी ऑब्वियस, स्टोमेटा इज अ लाइव सेल। तो अब भूलोगे नहीं, यू विल रिमेंबर दिस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं है एनिमल्स जैसा प्लांट्स में? पहली बात, प्लांट्स का हर एक हिस्सा गैसेस एक्सचेंज को कर सकता है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं, जैसे हमको सर्कुलेटरी सिस्टम लगती है, ब्लड लगता है टू ट्रांसफर द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे हर हिस्सा अगर प्लांट का रेस्पायर कर सकता है तो ट्रांसपोर्ट क्यों करना है, अपना अपना काम वो कर लेगा। एंड जैसे ही, एंड लास्टली, देयर आर नो मोर डिमांड्स ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि हर एक हिस्सा प्लांट का अपना डिमांड गैसेस का पूरा कर सकता है। So these are the three reasons why there is no respiratory organ in the plant compared to animals. Clear? यस मैम। यस मैम। प्रियांशी, लीफ क्या बोल रहे हो? प्रियांशी को भी मैंने कॉल किया था। शिव, लेंटिसल इज अ पोर। अगर ये मेरा झाड़ है, झाड़ मतलब झाड़ की जो छाल कहते हैं ना, बार्क जो होता है, नॉट स्टेम, स्टेम तो बहुत यंग हो गया, बार्क जो ब्राउन कलर का जिससे वुड बनता है, आगे फर्नीचर्स बनते हैं, इसके ऊपर ना छोटे छोटे से व्हाइट पोर्स होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, या फिर आप गूगल भी करके देखो, सी दीज आर द व्हाइट पोर्स। इन पोर्स को लेंटिसल्स कहा है, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। शिव, क्लियर? यस मैम। फाइन। सो टुडे, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? अब तक देखा, एरोबिक को देखा, एनारोबिक को देखा, एंड दोनों का जो कॉमन पाथवे है, दोनों में भी, चाहे वो बैक्टीरिया मतलब दोनों हो, ईके हो या पीके हो, दोनों करेगा क्या? ग्लाइकोलाइसिस। सो ईके पीके दोनों भी ग्लाइकोलाइसिस को बाय डिफॉल्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली कॉमन पाथवे। इससे आगे वो स्प्लिट होंगे, डिपेंड अपॉन जो हमारा पायरुविक एसिड है, पीए, जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, वो डिसाइड करेगा कि मुझे एरोबिक में जाना है या एनारोबिक में। सो बेसिकली ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। तो आज के क्लास में करते हैं इस चीज को, ये सेम डायग्राम है अगेन। सो वी विल सी
द ग्लाइकोलाइसिस इन दी स्टेप्स, देखो एक तो ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में, दूसरे बात जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे एसिटिल कोए में, जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। फिर चलाएगा हम क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल, एंड लास्ट होगा ईटीएस जहां पे एटीपी बनेगा। सो टुडे वी आर सीइंग ओनली दिस पार्ट। ईएमपी पाथवे क्यों कहा गया है ग्लाइकोलाइसिस को? इफ एनीबॉडी हैज डन दिस कैन टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। मैम ये साइंटिस्टों के नाम पे रखे गए हैं। अच्छा, वेरी बात, गुड शिव, एटलीस्ट पढ़ तो लो यार बच्चा जी। 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना, एम्बेडेन और माइक्रोन और पेनिसिलिन। ट्रू ट्रू ट्रू। तो इन्होंने डिस्कवर किया है एंड दे हैव आल्सो रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर दिस ग्रेट डिस्कवरी। तो उन्होंने क्या दिखाया कि ऑक्सीजन तो अभी लगने वाला नहीं है, बट ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज को हम अभी तक कन्वर्ट किए जा रहे हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इसमें। एंड ये पूरी रिएक्शन पता है नंबर ऑफ स्टेप्स 10 है। फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के पास मैं बाद में आऊंगी क्योंकि इस क्वेश्चंस को आप ही बताओगे मुझे। लेट्स सी द स्टेप्स फर्स्ट, कि ऐसे कौन से 10 स्टेप्स है हमारे जो हमको परेशान कर रखे हैं ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ने के लिए। एनीबॉडी नोज दिस, वांट टू टेल? मैम एनसीईआरटी की बुक में है, समझ में नहीं आया। हाँ, वही वाले स्टेप को ही हम देख रहे क्योंकि अलग से कुछ पढ़ा तो है नहीं। सो लेट्स सी द स्टेप वाइज। इस डायग्राम को देखिएगा क्योंकि इस डायग्राम में मैंने स्टेप्स के रिएक्शंस का एंजाइम भी दे रखा है। सी दीज आर एंजाइम्स एंड हर एक स्टेप देयर आर 10 स्टेप्स, राइट? ईच एंड एवरी स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय इट्स ओन स्पेसिफिक एंजाइम। मैं एंड में, इस पाथवे के एंड में कुछ एंजाइम को हाईलाइट करूंगी जहां से क्वेश्चन बनता है। सो स्टे ट्यून्ड। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करते हैं हमारे ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज के ऊपर पहली बात मुझे सबसे पहले चढ़ाना होगा फॉस्फेट को। फॉस्फेट को चढ़ाना है तो किससे लूंगी मैं मदद? एटीपी से लूंगी और उसको बना ATP से। एटीपी। यहाँ का एक फॉस्फेट यहाँ पे चढ़ गया तो बन गया ग्लूकोज 6। PO4 stands for phosphate बच्चे, when I'm writing PO4 it means phosphate. Okay, then अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसको मैं उसकी ही बहन में कन्वर्ट कर रही हूँ, उसकी जो जुड़वा बहन है जो है फ्रुक्टोज। करेक्ट। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे कोई एटीपी वेटीपी नहीं चाहिए। बट फ्रुक्टोज ने कहा कि अरे मुझे और एक एटीपी चाहिए है तो आप मेरे पे भी एटीपी चढ़ा दो। फिर से मैंने एटीपी से ले लिया एक फॉस्फेट को, बना दिया एडीपी एंड अब बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 1,6 का मतलब क्या है? 1 and 6 is nothing but कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 ऑफ फ्रुक्टोज। उसके ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप को हमने जोड़ा है। ठीक है, ये है फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल जहां पे एटीपी को हमने यूज किया। अब इसके बाद साइकिल हो जाती है स्प्लिट इनटू धाप एंड पागल। पागल का फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल सकते हो आप, एंड धाप का फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो धाप एंड पागल ऐसे बंदे हैं जो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, मतलब दे आर इंटर कन्वर्टेबल, हमेशा एक दूसरे से कन्वर्ट वो हो सकते हैं। तो होगा क्या पता है, इतनी खूबसूरत बात होगी कि साइकिल तो एक ही चलाएगा आगे, पागल से सिर्फ आगे एक ही रिएक्शन जाएगी, बट इट विल बी फॉलोड बाय अगेन धाप। कैसे देखते? तो पागल ने अभी क्या किया, पागल इज बीन रिड्यूस्ड नाउ टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरेट, ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मुझे पता है, बट आप एटलीस्ट पागल के बाद इतना ध्यान रखिएगा नहीं ये ध्यान रखिएगा कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ऐसा है जहां पे 1 and 3 दोनों की पोजीशन पे अभी तक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। बट इसके बाद जो आएगा 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसने कह दिया कि मुझसे आप एक फॉस्फेट हटा दो। तो मैं क्या करूंगी, एडीपी को बुलाऊंगी एंड बोलूंगी एक फॉस्फेट ले लो,
टू मेक, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक वाला फॉस्फेट अब हट गया, तो क्या रह गया 3PGA। देन 3PGA से मैं फिर से क्या करूंगी, सिर्फ कार्बन के एटम के ऊपर का फॉस्फेट को शिफ्ट किया मैंने, थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे, तो ये हो गया 2PGA, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ व्हाट आई विल डू, एक इसमें से पानी को मैं निकाल के पेप बनाऊंगी। पेप को कहाँ देखा था बच्चा जी, रिमेम्बर्स एनीबॉडी पेप को कहाँ देखा था, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पेपकेज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का। बच्चा मैं भाग जाऊंगी अब, यू डोंट रिमेम्बर पेपकेज, ये पेप पीपी कार्बोक्सिलेट यस मैम। मैम कहाँ याद पे, है पेप मैम अब C4 पाथवे में। ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन ना पूछा करो हमसे, हम डर जाएंगे और ना छोड़ जाएंगे। बच्चा जी हमने पेप को देखा था C4 वाले पाथवे C4 में, पाथवे हाँ, एंड कैम पाथवे में भी देखा है। मैम मैम बट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट तो CO2 में होता है ना, प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह। दोनों में होता है, प्रोडक्ट सेम है, दोनों में भी होता है, उधर भी पेप ही है, यहाँ पे भी पेप ही है। सी उधर का ही सेम पेप है ना यहाँ दोनों पे में? आया है, फिर यहाँ का ही पेप उधर गया, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, अभी आकृति नाम के कितने सारे बच्चे होंगे, कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो वैसे ही पेप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में है, कुछ मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में है। ओके मैम, CO2 तो का मैम दोनों सेम नहीं है मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैम इसी में कंफ्यूजन होता है, CO2 में कि CO4 में? क्या, मैम यही कंफ्यूजन हो रही थी मेरे को अभी बताने टाइम आंसर, तो ओके। मैंने CO2 बोल दिया क्योंकि मुझे यही याद था। तो पेप जो है C4 पाथवे हमने देखा है, वहां पे CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है, ट्रू, बट पेप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सेल में, जरूर नहीं कि ये वाला पेप वहां पे गया हो, नॉट नेसेसरी। ये वाला पेप वहां पे जा नहीं सकता क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट करना है पाइरुवेट में, तो ये वाला यस पेप मैम। कहीं नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भी पेप क्या करेगा, ये भी बोलेगा कि आप भी मेरे हिस्से से एक इसको हटा दो फॉस्फेट को, ताकि मेरा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए एंड एटीपी बने। तो ओके ये मैम। जो सेकेंड हाफ ऑफ रिएक्शन है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ एंड फर्स्ट हाफ में यहाँ पे को एटीपी हमने यूज किया है, यहाँ पे हमने एटीपी को फॉर्म किया है। तो इसलिए हम दो हिस्सों में, प्रेपरेटरी फेज एंड सिंथेटिक फेज, ऐसे दो हिस्सों में हम इस ग्लाइकोलाइसिस को डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप के बाद जहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, उसके बाद एटीपी को बनाया जाएगा, बट फोर्थ स्टेप के ऊपर वाले हिस्से में एटीपी को यूज करा जाएगा। यूज क्या है? ये होगी एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पे जब स्प्लिटिंग होगा ना, ये वाला भी मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर ये पूरी रिएक्शन चलाते हुए दिखेगा। इसलिए हम एंड में क्या कहते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनते हैं एक ग्लूकोज से। दो क्यों बने, क्योंकि स्प्लिटिंग के बाद भी दोनों भले ही दो अलग अलग 3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो रहे हो, बट फिर से मिलजुल के झगड़ा करने के बाद भी वापस आएंगे कि तू जहां जा जाएगा मैं वहां पे आऊंगा, एंड जो भी तू बनाएगा वही मैं भी बनाऊंगा। सो सेम चीज विल हैपन विद द धाप एंड पागल बोथ। इसलिए हम क्या कहते हैं, दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बनेंगे तो सब कुछ दो दो, ये भी दो, ये भी दो, देन एक यहाँ पे NADH, अच्छा NADH हम मिस कर गए, यहाँ पे जो NADH बनता है, NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH, तो ये भी दो। दो क्यों समझा, दो का फंडा समझे आप लोग, why 2? Because both these will follow the same half of the cycle। अगर समझे हो ना बच्चा जी, तो इसको आंसर करो। देखो, 1 molecule breaks into 2 molecules of pyruvic acid, number of enzymes 10, number of steps 10। अभी तक CO2 नहीं बना है, अभी तक O2 को हमने यूज भी नहीं किया है, अभी तक यूज नहीं करा है O2 को भी। देन PK एंड EK में कॉमन है, नेट गेन है ATP का 2। ये कौन बताएगा, हाउ? ATP का नेट गेन 2 ही बोला है। इफ यू वांट आई विल शो यू द पाथवे, ऑब्जर्व करो एंड मुझे बताओ कि नेट गेन ATP का हमने 2 ही क्यों लिखा? क्यों मैम, जो 1,3 बाइफॉस्फेट उसके बाद भी हमने ADP से ATP बनाया हमने, और लास्ट में जो हमने बनाया है वहां पे भी हमने 2 ADP से 2 ATP बनाया है, इसलिए हमने 2 लिखा है। नहीं, बट ये लॉजिक सही नहीं है। मैं बताऊं एक बार, हाँ बताओ। जो हमने शुरुआत के पहले में जब एटीपी का यूज किया था, तो पहले तो हमने ग्लूकोज को
एटीपी को एटीपी में चेंज करा और दूसरी बार फ्रक्टोज को जब चेंज करा तो एटीपी से एटीपी में, तो दो बार यूज करा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप थी एंड ये जो थर्ड स्टेप थी, फर्स्ट एंड थर्ड में देखो बच्चों एटीपी को यूज करा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में हमने एटीपी को यूज किया, ठीक है, कितने, 2। देन हमने क्या किया सेकेंड हाफ में, मतलब यहाँ पे 7th वाले स्टेप में एंड 10th वाले स्टेप में हमने क्या बनाया, 7th एंड स्टेप में एटीपी को फॉर्म करा। बट यहाँ पे बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स है, जस्ट बिकॉज ये धाप एंड पागल दोनों भी मॉलिक्यूल्स इसको चलाती है तो 2-2 बना देते हम, तो टोटल 4 एटीपी बोलेंगे हम। एंड NADH 2। बट अब इसको छोड़ दो, अभी इसको लीव इट, जस्ट काउंट द एटीपी। इन 4 में से 2 को वापस से हम भेज रहे हैं ना ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। ऊपर यूज हो रहा है। पूरे साइकिल की अगर हम बात करें तो 4 बन तो रहे हैं, सही बात है, टोटल 4 बन तो गए, ये 2 2 यूज में चले गए और 2 हम बचे। तो यहाँ पे यूज भी तो हो रहे हैं। तो हम अगर पूरा लेखा जोखा देखेंगे ना, पूरा इसका कैलकुलेशन, तो 2 यूज हो रहे तो हमको 4 में से 2 हटाना ही पड़ेगा, तो 2 ही रह जाएंगे। नेट गेन विल बिकम ओनली 2 एंड NADPH अगेन 2। NADPH का यहाँ पे 2, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये एज इट इज रहेगा। समझे एनीबडी एल्स जिसको ये नहीं समझा पूरा कैलकुलेशन? स्नेहा, नसरुन को क्या रिपीट करना है बच्चा? मैम ये जो आप समझा रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछला क्लास लिया नहीं, ये रेस्पिरेशन का पहली क्लास है बच्चा जी, दिस इज द फर्स्ट क्लास। ग्लाइकोलाइसिस लेकिन मेरा बट मैम मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, तो मैंने लीव कर दिया था थोड़ी टाइम के लिए। उसमें आपने समझाया तो मुझे समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर ओके नसरुन, स्टे बैक टिल द एंड ऑफ द क्लास। मैं पूरा ग्लाइकोलाइसिस फिर से पढ़ा दूंगी आपको। अभी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि फिर अभी क्या हो जाएगा, देन अदर पीपल विल हैव प्रॉब्लम्स ना। तो यू स्टे बैक फॉर द एंड ऑफ द क्लास, आई विल टीच यू। ठीक है, एक बार रिवीजन कर ही देते हैं फॉर योर betterment. Anybody else wants a revision? No ma'am. बोलो। नो मैम। नंदिता है ना ये, वैसे आजकल आवाज में पहचान रही हूँ मैं। ओके मैं जैसे बता रही हूँ, हाँ आई नो मेनी पीपल आल्सो हैव नेक्स्ट क्लासेस। तो अभी नसरुन यू कैन वेट, स्टे बैक, आई विल टीच यू। तो कंक्लूजन में क्या मिला फिर हमको कि 4 मॉलिक्यूल से एटीपी के जो डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं एक ग्लूकोज से। तो एक ग्लूकोज जो है उसको हमने बनाया 2 पायरुविक एसिड में। एंड इस दौरान क्या क्या चीज हुई, 2 एटीपी 2 NADP। अब पायरुविक एसिड को आगे कहाँ जाना ये कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस या एब्सेंस। अगर प्रेजेंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, अगर नहीं तो एनारोबिक में फर्मेंटेशन को किया जाएगा। बट बिफोर दैट आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस। तो मैं पोज भेजो या यहीं पे डिस्कस करोगे, हाउ यू वांट? मैम पोज। ओके तो भेज रही हो, ये लो, रीड द क्वेश्चन मीनवाइल। एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सो क्लास को छोड़ के ना जाएगा, यू विल गो इन लॉस। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही पोल्स करा देती हूँ मैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो पोल 1 इज बीन सेंट। Those who have not understood glycolysis will stay back and I'll teach you. एक दो और तीन, तीनों क्वेश्चन की पोल मैंने एक साथ भेज दिए हैं। So you can take time and think and answer. हो जाए तो बता देना, I'll discuss with you people. बच्चा जी आप 20 लोग हो एंड करीब करीब सिर्फ 10 ही मुझे आए हैं वोट्स। स्नेहा यादव लिविंग क्लास, वाई?
So let's discuss. हो गया? मैम एक अगर मिनट बस कर रही हाँ अगर आप तीसरे का आपने मैम तीसरे का आपने ऑप्शन में ना ए बी और डी भेजा है, सी तो भेजा ही नहीं। पोल्स में क्या? यस मैम। ओहो एक मिनट, उसको डिलीट कर दे रही हूँ मैं, फिर से जनरेट कर रही हूँ। हाँ गलत हो गया ये। सी ही आंसर है क्या फिर? यस मैम। वैसे एंजाइम्स का एक बार फिर से बता देती हूँ, मैंने कहा था ना कि मैं थोड़ा मार्क करके बता दूंगी, वो शायद रह गया मुझसे, इसको कर लो, मैं एक बार बता देती हूँ फिर से एंजाइम्स का। So conversion of glucose 6-phosphate, which is the irreversible reaction in the glycolysis. किसने ध्यान दिया एंजाइम की तरफ? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, पहले क्या था? ग्लूकोज, फिर बना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर बना फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एंड देन फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट। तो इसका कन्वर्जन ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसने कराया? सबसे पहला एंजाइम सी ऑप्शन। हेक्सोकिनेज। Yes, hexokinase the first enzyme है. So again I'll put hashtag to this and this too. तो इन चारों को थोड़ा याद रखिएगा कि ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का ना बच्चा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जब आपको नोट्स मिलेंगे इसके उसमें भी लिखा मिलेगा फॉस्फोफ्रुक्टो। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा ये क्वेश्चन, काइनेज जिसको कहते हैं हम PFK, ये जो होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जो रिवर्सिबल स्टेप होती है फ्रक्टोज की कन्वर्जन की, उसको कटलेस करेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर। ये एक क्वेश्चन बना है, पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पेसमेकर क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कैटालाइज करता है जहां पे कन्वर्जन होना है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में। ये एक कन्वर्जन है जहां पे इंटरचेंजेबल है, मतलब यहाँ से यहाँ इजीली वो मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे उसको हम पेस मेकर कहते हैं। अगर इसने फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट को फिर से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कर दिया तो रिएक्शन रुक जाएगी। मतलब इसके ऊपर आगे रिएक्शन का जाना नहीं जाना डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से आगे स्प्लिट भी हो जाएगा मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर, जो पूरे ग्लाइकोलाइसिस को हैंडल करेगा आगे जाना या नहीं जाना है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। X का hexokinase is the right answer. What is the role of NAD in cellular respiration? क्या क्या आंसर करा आपने? मैम मैंने ऑप्शन बी लिखा है, इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। Okay, but it also functions as a coenzyme भी ये फंक्शन कर सकता है। न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ फॉर एटीपी सिंथेसिस तो गलत है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर रेस्पिरेशन। हम ऑप्शन डी। नहीं बच्चा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है रेस्पिरेशन में। मैम बी किया है हमने तो। मैम बी सॉरी। अच्छा अब मैंने बता दिया बी, तो फिर बोलोगे बी भी गलत नो है। मैम, मैंने शुरू में ही दी बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। नहीं वो आंसर है नहीं, बट न्यूक्लियोटाइड सोर्स सी। मैं सबसे पहला जो गलत आंसर है उसको निकाल रही हूँ। दिस इज अ रॉन्ग आंसर, सी तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल रहे हो, ये तब होगा जब आप लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हो, यहाँ पे नहीं। ओके, तो दिस मैम इज फिर इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? हाँ मैम इसका आंसर क्या होगा? डी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने एनारोबिक करा नहीं है, सो इट्स ओके। आप सबने भी गलत किया तो भी कोई बात नहीं। लेट्स सी कि एनारोबिक में आगे क्या होता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। मैं कौन सा आपको डांट रही हूं। ग्लाइकोलाइसिस बता दो, थर्ड वाला बता दो। मैम सी NAD+। सी है इसका NAD+। मैम बी। During oxidation, electrons are removed by. Yes, NAD+ is correct. मैम सी। Yes. ग्लिसरॉल रिफॉस्फेट नहीं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का तो यहाँ पे कोई कनेक्शन था ही नहीं। एटीपी फॉस्फेट को निकालेगा, NAD इज राइट। वेरी गुड। अरे
ये वाले स्लाइड दिख क्यों नहीं रहे यार आप लोगों को? रुको, देयर वाज वन मोर स्लाइड ऑफ क्वेश्चंस। ये विजिबल नहीं है ना आप लोगों को? नो मैम, पूरा ब्लैंक है। तो ब्लैंक है पूरा। ये विजिबल नहीं हो रहा है आपको। आई डोंट नो व्हाट मैम इज द खाली प्रॉब्लम। क्यूज टाइम दिख रहा है। हाँ, मुझे भी वही दिख रहा है, बट व्हाई? हो गए ना 3 क्वेश्चन क्विज में। है कुछ तो मैम था इसके वहाँ। आगे कोई स्लाइड नहीं है? है, बट व्हाई इट इज नॉट बीइंग विजिबल यार? मैम पीछे करके देखना है, पिछली और वाली 3 स्लाइड। क्वेश्चंस है। मैम रिफ्रेशर की। होता है क्या रिफ्रेश से? काम बनता है क्या? नो मैम। मैम समटाइम पिछली नहीं हो स्लाइड जाता है। से मतलब एक बार ला के देखिए। 1 मिनट कर रही हूँ। नहीं भी आएगा तो अगले क्लास में मैं उसको इन्वॉल्व कर लूंगी। अभी ये नहीं भी आएगा क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर ही था अभी वो क्वेश्चन। अब नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। इट्स ओके, हम एटलीस्ट उसको तब कर सकते हैं अगले वाले क्लास में। दिख रहा है यार, यहाँ पे तो दिख रहा है मुझे, मेरी स्लाइड में दिख रहा है, आपके स्लाइड में क्यों नहीं दिख रहा है यार? डोंट नो। कुछ हो जाओ ना, दिख नहीं रहा है ये। एनीवेज, खुश मैं तो इसको नहीं हो रही, भेज। मतलब जैसे क्लास में पीछे जब चली जाते तब शिफ्ट होती, स्लाइड में दिखती तो नहीं हो रही। क्या होता है? तो क्लास में टीचर चली जाती है ना, सबको बहुत खुशी होती है कि मैम का कॉल आ जाए, मैम टेस्ट लेने वाली है। अच्छा, नहीं हो रहा है यार, ये सच में नहीं हो रहा है। मैंने अभी फिर से करके देखा इसको। मैम एक आ बार आप आ गया, आ गया, आ आगे गया, आ गया, आ गया। मैम रुको, विजिबल है, मैम विजिबल है। यस वही मैम। मैं बता रही हूँ, आ गया अभी। छोड़ने वाली हूँ नहीं वैसे मैं। 2 ही तो क्वेश्चन है, कर मैम ले। स्लाइड ही आया, इतनी खुश। मैम बी। क्योंकि बहुत मेहनत कर रही है ना, वही इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है पता है? पीपीटी को यस बनाने में, क्वेश्चन को मैम, बी ढूंढने में। ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस मैम। अच्छा, बोल नहीं करना है, ठीक है, छोड़ो, छोड़ दो मैम क्वेश्चन। इसका पायरुविक एसिड है। बी ऑप्शन। वेरी इजी ना? यस मैम। ये बता दो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैम मैक्सिमम। ग्लूकोज। 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 ओके। अमाइनो एसिड्स, मैम इसका ही बी। amylose, glycogen, ओके ओके, फाइन, ग्रेट। तो कंफ्यूजन होता है ये। लेट्स फिनिश दिस हियर एज ऑफ नाउ। तो अब इसको हम ग्लाइकोलाइसिस आगे, मतलब ये इनएरोबिक पाथवे जो है पायरुविक एसिड को क्या किया जाएगा आगे, अगले क्लास में देखते हैं। सो आई अलाउ यू पीपल, जिसको भी नहीं समझा है वो लोग रुक जाएंगे, जो भी समझा दे कैन ड्रॉप ऑफ विद परमिशन नाउ। बाय मैम। यस, जिसको भी जो भी डाउट है, ये कैन स्टे बैक एंड आस्क मी व्हाट इज योर डाउट। बाय मैम। बाय बच्चा। हाँ, अब बात करो। बाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम क्लास इज ओवर। हाँ हाँ, यस, ये अगले क्लास में डील करूंगी मैं। मुझे कुछ बच्चों को वो ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ाना था, तो दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज स्टे बैक। मैम ग्लाइकोलाइसिस वाला एक बार बता दो। हाँ, कौन है वो? मतलब हु वांट्स इट? नसरुन, राइट? नसरुन का तो मुझे पता है। ओया सुमिना से आकृति, बाय। शिवम, आंखें भेज रहे हो, उसका क्या मतलब समझू मैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईज? गुड इवनिंग रितिका, बाय बाय मंजू। शिवम, सिर्फ आंखें भेजने का मतलब बता दो मुझे। मैम ही वांट टू फिर बाद में देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द। मैम आइज वाला इमोजी अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है। ये शिवम लड़का है या लड़की है? मतलब कोई और आईडी से ज्वाइन किया है? अच्छा ओके, देख रहे हो इसलिए भेज रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो अब देखते रहो, देखते हैं आगे क्या होता है। फॉर द स्टूडेंट हु हैव नॉट अंडरस्टूड, लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन वंस अगेन। अब जोक्स अपने बंद कर दो बच्चा। तो देखो नसरुन, ध्यान दीजिए, एंड कौन है ये, शिवम भी ध्यान दीजिए कि शुरुआत होती है हमारी साइकिल की ग्लूकोज से। ग्लूकोज को सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप को लगाना है। PO4 मतलब फॉस्फेट ग्रुप, इसके ऊपर लगाना है। तो कहाँ से लगाएंगे हम? ATP। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट से बना हुआ।
इससे एक एटीपी ले लो और इसको बना दो डाइफॉस्फेट में, और एक एटीपी कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो ये क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 मतलब 6 कार्बन के ग्लूकोज के ऊपर हमने फॉस्फेट लगा दिया है, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो पहली स्टेप क्या थी, जहां पे हमने ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट को चढ़ा दिया। अब ग्लूकोज को उसकी जो बहन होती है फ्रुक्टोज, उसमें कन्वर्ट कर दो, बाकी सारा रिएक्शन को सेम रखो। फिर इस फ्रुक्टोज को कन्वर्ट कर दो उसके और एक सिस्टर में जिसके पास दो दो फॉस्फेट होंगे, तो और एक फॉस्फेट की जरूरत है, मतलब यहाँ पे मैं फिर से बुलाऊंगी एटीपी को और उससे एक एडीपी को कन्वर्ट करके फॉस्फेट को छीन लूंगी, मतलब यहां से और एक फॉस्फेट को मैंने लगा दिया इसके ऊपर, तो बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। नसरुन, यहां तक समझे हो आप कैसे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। 1 and 6 का मतलब होता है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 ऑफ फ्रुक्टोज, जहां पे फॉस्फेट ग्रुप को हमने लगा के रखा है। मैम एक तो ये बता दो कि मैम एटीपी और एडीपी में मतलब कैसे चेंज हो रहा है। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट वाला। एडीपी इज डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट वाला। तो इसके पास 3 फॉस्फेट है, इसमें से एक फॉस्फेट दे दो फ्रुक्टोज को तो बच जाएगा 2, इसलिए डाइफॉस्फेट एडीपी। ओके मैम। ओके, यस मैम। तो इसके बाद की रिएक्शन देखिए अब। यस मैम। हाँ, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम स्प्लिट करेंगे 2 हिस्से में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड पागल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं उसको। एंड ये क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब एक दूसरे में वो खुद को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जो ऊपर वाली रिएक्शन थी ये भी इंटरकन्वर्टेबल ही है, एक दूसरे में चेंज होने वाली रिएक्शन है। तो चेंज होगी मतलब क्या, जो आगे का रिएक्शन पागल करेगा वही ढाप भी करेगा। तो पागल आगे रिएक्शन क्या कर रहा है, पागल आगे बन जा रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ये आगे बन जा रहा है पागल। इसके साथ ही धाप ने भी बोल दिया कि नहीं तेरे पीछे पीछे मैं भी आऊंगा, तो ये सारे अब 2-2 मॉलिक्यूल्स बनने लग जाएंगे, 2 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब यहां से एक हमने एटीपी को हटा दिया, एक फॉस्फेट को। ये 1,3 का मतलब होता है कार्बन 1 एंड कार्बन 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। 2 किए ना अब तक हमने ऐड, यहाँ पे एक बार ऐड किया, यहाँ पे एक बार ऐड किया, तो इसे 2 फॉस्फेट ग्रुप है। अब हटा दो इनको, हटा के डालोगे कहाँ पे, एडीपी के ऊपर डालोगे तो वो बनेगा एटीपी, क्योंकि ये डाइफॉस्फेट है। डाई के ऊपर और एक फॉस्फेट डाल दो, ट्राई बन गया, 3 बन गया। आई थिंक आपको यही क्लियर नहीं कि डाई से ट्राई कैसे होता है, ट्राई से डाई कैसे होता है ना। आई थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस कि कब कब एटीपी बन रहा है और कब कब एटीपी यूज हो रहा है। नसरुन बात करो बच्चा, वरना कभी समझ में नहीं आएगा। यस मैम, वो मैंने अभी देखा है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन, मैम अब क्लियर हो गया। हाँ ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट वाला। तो जब भी एटीपी को यूज करना है मतलब इसमें से फॉस्फेट को निकाल देना है, तो एटीपी को बनना है मतलब इसके ऊपर फॉस्फेट को जोड़ना है। निकालोगे तो बनेगा एडीपी, बनना है तो भी बनेगा एडीपी। एडीपी प्लस आईपी गिव्स यू एटीपी। एटीपी में से निकाल दो एक फॉस्फेट को तो एडीपी प्लस आईपी, ऐसा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले फॉस्फेट को निकाल के रख दिया डाइफॉस्फेट पे, तो वो बन गया ट्राइफॉस्फेट। फिर आगे क्या है, एक ही कार्बन के ऊपर फॉस्फेट रह गया, तो 3 PGA से 2 PGA, सिर्फ कार्बन को शिफ्ट किया हमने, 3 वाले कार्बन से 2 वाले कार्बन के ऊपर फॉस्फेट को शिफ्ट कर दिया। देन यहां से मैं क्या करती हूँ, एक पानी के मॉलिक्यूल को हटा के बनाऊंगी पेप। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो समझ में आएगा, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, पेप कहते हैं उसको, फॉस्फोनिल पायरुवेट। इसको हमने फोटोसिंथेसिस वाले C4 साइकिल में भी देखा था। तो पेप इज अ कार्बन कंपाउंड जो होता है
फोटोसिंथेसिस में भी, बट उसका और यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जैसे एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं सेल में। ऐसा जरूरी नहीं है कि उधर का ही पेप यहाँ पे आ गया हो, यहाँ का पेप उधर गया हो। नो, दैट इज नॉट ट्रू। ये अलग है, नाम सेम ही है, स्ट्रक्चर सेम ही है, बट देयर आर मल्टीपल ना, multiple teachers for biology, multiple students of biology, like that, multiple pep molecules. Yes, ma'am. And at the end इसमें से भी फिर से मुझे एक फॉस्फेट ग्रुप को, जो भी दो चढ़ाए थे उन दोनों को अब हटा दो, उतार दो, बना दो एटीपी, एंड लास्ट में बन जाएगा हमारा पायरुविक एसिड या पायरुवेट। अब हमने क्या किया, इस पहले वाले हिस्से में दोनों जगह के अगर अब ध्यान देते हो तो यहाँ पे एटीपी को और यहाँ पे भी एटीपी को यूज किया है। देखो एरो मार्क आपको बताएगा कि हो क्या रहा है। एटीपी से एरो मार्क अगर एडीपी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यूज हुआ है एटीपी का, एंड अगर एडीपी से एरो एटीपी की तरफ जा रहा है, मतलब एटीपी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है। समझ रहे हो ये बात को? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एरो मैम, की यहाँ तरफ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे मतलब एक मैम एटीपी बना, देन दूसरी यहाँ पे भी एक बार NADH बनेगा इस वाले रिएक्शन में। जब पागल 1,3 बिस्फोस्फोनेट बनाता है ना, तब एक NAD होता है रिड्यूस NADH में प्लस 2H। सो टोटल अगर मैम ये कहाँ से आया? ये था यहाँ पे स्टेप में ही होता है ये। जब ये पीछे देखो, ये देखो, ये जो है ये पागल वाली मॉलिक्यूल है हमारा। ये पागल जब 1,3 बिस्फोस्फोनेट बनता है तब एक NADH रिलीज होता है। यहाँ पे भी दिखाया है मैंने NADH ये। तो टोटल रिएक्शन में अगर आप देखोगे क्या हो रहा है कि दो जगह पे एटीपी का यूज हो रहा है और दो जगह पे एटीपी बन रहा है। देखो यहाँ पे भी फॉर्म ma'am. एरो, देखो मैंने एडीपी से एटीपी कर रखा है, यहाँ पे भी एरो एडीपी से एटीपी कर रखा है। सो यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, बट फर्क ये पड़ रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, दो दो मॉलिक्यूल्स है जो इस वाले सेकेंड हाफ वाले हिस्से को कर रहे हैं। मतलब यहाँ से जो होती है वो रिएक्शन 2 टाइम्स चल रही है, 2 बार चल रही है, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल भी कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल भी कर रहा है, तो 2 बार चल रही है। इसलिए देखो हर बार ये जो मॉलिक्यूल से 2-2 में बनेंगे, इसलिए एंड में 2 पायरुवेट बनते हैं। तभी हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज से हमको 2 पायरुवेट मिला, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद दोनों ने भी सेम रिएक्शन करा। आप समझे 2 क्यों? यस मैम, क्योंकि दोनों एक ही जैसा फंक्शन करते हैं, आपने स्टार्टिंग में बताया रिएक्शन था। चलाएगा धाप भी और पागल भी, एंड एंड में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इसके हाफ, इस सेकेंड हाफ में जो भी रिएक्शन होगी, जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो 2-2 बार बनेगा। एटीपी भी 2 बार बना, यहाँ पे भी 2 बार बना, तो टोटल सेकेंड हाफ में 4 एटीपी बने। यहाँ पे पूरे इसमें 4 एटीपी बने, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 एटीपी। बट 2 एटीपी को हमने यूज भी करा यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए हमको 4 - 2 टोटल नेट गेन 2 ही लिखना पड़ता है ग्लाइकोल। क्लियर? यस मैम, चलिए। ओके, Yes, ma'am. पूरा समझ में आ गया? यस मैम। आकृति बदमाश, शिवा, इट्स ओके, नो बेइज्जती, नथिंग कुछ। आप भी क्या होता है ना, बहुत बार बच्चे अपने भाई से, अपने फादर के इससे आईडी से लॉग इन करते थे ना, तो बस उसी के लिए मैंने पूछा था। डोंट माइंड, ओके, नो अदर इंटेंशंस। ओके पीपल, सो ग्लाइकोलाइसिस अब तक फिर सभी को क्लियर? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ग्रेट देन। सो अगले क्लास में हम एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब फर्मेंटेशन करेंगे, जहाँ पे अल्कोहल मतलब ऐसे आंखें चौड़ी नहीं करना, अल्कोहल को बनाएंगे, लैक्टिक एसिड को बनाएंगे, एंड क्रेब साइकिल भी सिखाऊंगी मैं। 3 साइकिल लेने वाली हूँ अगली क्लास में। क्वेश्चंस उसके अगले क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अगले क्लास थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सो डोंट मिस टुमारोज क्लास। टुमारो व्हाट टाइम आई टेल यू। कितने बजे बोला मैंने वैसे अभी? 5 to 6 मैम। हाँ, बुधवार है ना, यस, बुध को होगा आपका 5 to 6, ट्रू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा जी। ओके, यस मैम। यस मैम। बाय। मैम जी, और आप कौन कौन से अभी ग्रुप मैं में क्लास लेते हैं? ग्रुप 11 में पढ़ के आओगे आप, समझे? मैम जी, आप कौन कौन से ग्रुप में क्लास लेते हैं? ग्रुप 11, ग्रुप 19।
उस ग्रुप को पहले छोड़ दो अब, है ना सौरभ? मैम कौन से ग्रुप में, फिर से बोलना एक बारी। अब इस ग्रुप में तो हूं ना मैं, आकृति। मैम इस पहले समय तो बता स्कूल में रहते हैं, क्या? स्कूल में। मैम आपकी हर लेक्चर में टाइमिंग चेंज होती रहती है? नहीं नहीं, ग्रुप 11 का लेक्चर होता है अभी बुधवार को, एंड ट्यूसडे वेडनेसडे ग्रुप 11 is 4 to 5, 5 to 6. Group 19 is Monday Tuesday 9:30 to 10:30, 6 to 7. मैम ऐसा। टेंशन मत लीजिए, मैं 19 में भी हूँ, 11 में भी हूँ। क्यों दो बार सेम ही चीज पढ़नी है? कैसे? ओके जी चलो। मैम पढ़नी है आपसे, क्या हो गया? मैम पढ़नी है आपसे। नहीं नहीं, दो बार बोर हो जाओगे मेरी शक्ल देख के। ओके मैम, बाय, मुझे क्लास में। ओके चलो, यस बच्चा जी।